अच्छा, क्या चल रहा तुम लोगों का? आर्ग्यूमेंट वाला पोर्शन है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कहाँ तक करवा दिया था वो बताओ। अच्छा, ठीक है। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि हमें किसी भी पर्सन को सजेशन देना है, ठीक है। या तो सजेशन देना है और या फिर हमें सजेशन लेना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप अपनी तरफ से कोई भी ना तो सजेशन लोगे और ना ही किसी पर्सन को सजेशन दोगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सजेशन कैसा दोगे किसी आदमी को, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से सजेशन नहीं देना है। जो भी आर्ग्यूमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको उसी के हिसाब से पता लगाना है कि ये आर्ग्यूमेंट हमारा सही आर्ग्यूमेंट होगा या फिर आर्ग्यूमेंट हमारा गलत आर्ग्यूमेंट होगा। मैंने कहा था आर्ग्यूमेंट आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है वीक आर्ग्यूमेंट। तो मैंने कल आपको बताया था ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो किसी भी एग्जाम्पल के बेस पर दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो कंपैरिजन के बेस पर दिया जाए, बहुत ही ज्यादा सिंपल आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है ना। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो सुपर प्लस आर्ग्यूमेंट हो, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पर्सनल परसेप्शन के बेस पर दिया जाए, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट कैसे हो तुम्हारे वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो हिस्ट्रीज के बेस पर हो, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो किसी हिस्टोरिकल बुक्स के बेस पर हो, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ये लिखवा दिए थे कि मैंने सारे के सारे नहीं लिखवाए थे? स्ट्रॉन्ग लिखवा दिए थे ना, ठीक है ना। एक बार देखो स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या है। जैसे वीक में आपके पास जो कंडीशन मैंने लिखवाई होगी वो लिखवाई होगी बेस्ड ऑन कंपैरिजन। लिखवाया था क्या? बेस्ड ऑन कंपैरिजन या फिर एग्जाम्पल, लिखवा दिया था ना, ठीक है। सुपर प्लस आर्ग्यूमेंट, टू सिंपल आर्ग्यूमेंट, argument that is not relevant to statement based on personal perception use of certain word all best, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, based on established facts, scientific fact, socially accepted, based on past experience, based on history, historical books, novels, will be a strong argument based on practical things। देखो सुनो, आपके पास कुछ मामला है यहाँ पे
आर्ग्यूमेंट को सही या गलत साबित कैसे करोगे? मैंने हालांकि कल आपको कुछ बातें बता दी थी। आपके पास पहला है ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कंपैरिजन या एग्जांपल के बेस पर दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट आपका वीक आर्ग्यूमेंट होगा। सुपर प्लस आर्ग्यूमेंट वो आपका वीक आर्ग्यूमेंट होगा। टू सिंपल आर्ग्यूमेंट ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला क्या सब्जेक्टिव टाइप के पेपर को बंद कर, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या है, क्या सब्जेक्टिव टाइप के पेपर को बैन करके हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ही लेना चाहिए। तो आपको जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो दिया है हाँ, यह किसी भी पर्सन की नॉलेज को पता लगाने का सबसे अच्छा मेथड है। अब एक बात बताओ, सबसे अच्छा मेथड तो है ये तो कह दिया, लेकिन सबसे अच्छा मेथड क्यों है कुछ पता है क्या? नहीं। क्या हमें रीजन बताया है क्या? नहीं। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जिसमें कोई भी रीजन ना बताया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। अगला आपके पास है आर्ग्यूमेंट दैट इज नॉट रिलीवेंट टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो स्टेटमेंट से कनेक्टेड ना हो, स्टेटमेंट से रिलीवेंट ना हो, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे मान लो आपने मुझसे सजेशन मांगा कि सर क्या हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने बोला है बैंक पीओ बन जाओगे। अब एक बात बताओ, आपने सजेशन किसका मांगा है? आईएएस का मांगा है, और मैंने सजेशन दिया किसका है? बैंक पीओ का दिया है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो स्टेटमेंट से रिलीवेंट ना हो, स्टेटमेंट से कनेक्टेड ना हो, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? वीक आर्ग्यूमेंट होगा। अगला आपके पास है बेस्ड ऑन पर्सनल परसेप्शंस। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पर्सनल परसेप्शन को ध्यान में रख के दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट भी कैसा होगा? तुम्हारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। अगला है यूज ऑफ सर्टेन वर्ड, ऑल या बेस्ट। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जिसमें ऑल वर्ड आ जाए, बेस्ट वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसे होते हैं? गलत आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। यदि किसी वर्ड यदि किसी आर्ग्यूमेंट में बेस्ट वर्ड आ जाए या फिर ओनली वर्ड आ जाए, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसे होते हैं? वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। अगला आपके पास है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैसे पहचानोगे? ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो सोशली एक्सेप्टेड हो, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे फैक्ट के हिसाब से कैसे, मान लो आपसे कि मैंने एक सजेशन मांगा है, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा बेटर होती है। देखो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा बेटर होती है, तो बताओ बेटर होती है नहीं होती है। मैंने बोला आपको अपनी पंचायती नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको अपनी तरफ से कोई भी सजेशन नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था हम तो घर उजाड़ने वाले सजेशन देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसे सजेशन नहीं देने। आपको जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो आर्ग्यूमेंट ढंग से पढ़ना है, और आर्ग्यूमेंट ढंग से पढ़ने के बाद पता लगाना है कि आर्ग्यूमेंट सही होगा या फिर आर्ग्यूमेंट गलत होगा, ठीक है। आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप यही गलती करते हो कि आप अपनी पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि हाँ ये काम हमें करना होगा, ये काम हमें नहीं करना होगा। नहीं, आपको अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं करनी है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको गिवन आर्ग्यूमेंट पढ़ना है कि यदि इसकी जगह मैं होता तो मैं ये काम करता या फिर ये काम मैं नहीं करता, ठीक है ना। आपको सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको इसके अलावा कोई भी दिमाग में कोई बात नहीं लेके आनी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट हमारे पास क्या था, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा बेटर होती है। अब हमें नहीं पता कि बेटर होती है या फिर बेटर नहीं होती है। हमें तो आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट पढ़ के पता लगाना है कि वास्तविकता में सही बात है या फिर वास्तविकता में गलत बात है। आपसे बोला है हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम ज्यादा होती है। देखो आपके पास पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो भैया यदि इस बात को ढंग से सोचा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फैमिली किसकी? हम दो, हमारा कोई नहीं, या फिर हम दो, हमारा जनरली एक आदि या दो, ठीक है ना। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बनती नहीं है। अब एक बात तो न्यूक्लियर फैमिलीज में मान लो मैं रह रहा हूँ, तो मैं ही तो कमाने वाला हूँ और मैं ही उसको खर्च करने वाला हूँ। यदि मेरा मन करेगा मुझे मूवी देखने जाना है, तो किसी की परमिशन लेनी है क्या? नहीं लेनी। मान लो मुझे कार खरीद के लानी है, किसी की परमिशन लेनी है क्या? नहीं। मतलब फ्रीडम कैसी होती है? ज्यादा होती है। बात किसके बेस पर है? फैक्ट के बेस पर है। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो फैक्ट के बेस पर दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। सिर्फ यस या नो की सहायता से आप किसी भी आर्ग्यूमेंट का पता नहीं लगा सकते कि ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा सही होगा या फिर ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा गलत होगा। यस या नो तो आपको दोनों ही आर्ग्यूमेंट में दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि यस या नो की सहायता से आप डिसाइड नहीं कर सकते ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा स्ट्रांग होगा
या फिर ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा वीक होगा। यस या नो के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगाना है कि भैया ये बात सही बात है या फिर ये गलत बात है। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या था कि हाँ, तो हाँ से पता नहीं लगेगा कि आर्ग्यूमेंट सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। हाँ के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम कैसी होती है, ज्यादा होती है। यदि हम ढंग से सोचेंगे तो हमें पता है न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम कैसी होती है, ज्यादा होती है। बात किसके बेस पर है, फैक्ट के बेस पर है। और ऐसा आर्ग्यूमेंट जो फैक्ट के बेस पर दिया जाए वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन साथ में सेकंड आर्ग्यूमेंट और दे रखा है कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्वाइंट फैमिलीज से ज्यादा बेटर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा होती है और काम का बर्डन भी कम होता है। यदि इस बात को भी ढंग से सोचा जाए, भैया एक बात बताओ, न्यूक्लियर फैमिलीज में हम दो और हमारा कोई नहीं। मान लो मैं बीमार हो गया तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। हम दोनों पर्सन बीमार हो गए तो दोनों पर्सन को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भैया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी हो गई, कम हो गई। लेकिन ज्वाइंट फैमिलीज में मान लो दादाजी में है, दादाजी की 3 संतान है, उनकी 5 संतान है, उनकी 50 संतान है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या है, मान लो एक मतलब 10 20 50 लोग किसमें रहते हैं, घर में रहते हैं। अब मान लो मैं बीमार हो गया तो मेरी देखभाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, मम्मी हैं, पापा जी हैं, ठीक है ना। और एक बात बताओ, सिक्योरिटी भी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। जहां पे एक आदमी अकेला रहता है उसकी खतरे की संभावना ज्यादा रहती है। जहां पे 10 20 50 लोग ग्रुप में रहते हैं वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। और दूसरा दिया है काम का बर्डन कम रहता है। देखो आपने क्या देखा होगा, गांव में महिलाएं आपस में हमेशा बतराती मिलती है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होती है, 3 4 लेडीज एक साथ एक अलग अलग काम करती है। जैसे मान लो मेरे घर की बात करो, मेरा घर एक ज्वाइंट फैमिली का है, ठीक है ना। हमारे घर में 4 लेडीज है, चारों लेडीजों ने क्या कर रखा है, अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारी एक लेडीज ने कर रखा है कि हम किचन का काम करेंगे, दूसरी लेडीज ने काम डिवाइड कर लिया कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर दूंगी, ठीक है ना। तीसरी ने बोल दिया कि मैं ना भैंसों का काम कर लूंगी, पशुओं का काम कर लूंगी। चौथी ने बोल दिया है कि भैया जैसे मैं कोई और काम आ गया, कोई बतलाने का काम आ गया, कोई पड़ोस में आ गया, कोई ऐसा आ गया तो वो काम मैं संभाल लूंगी। तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कि भैया काम का बर्डन कैसा हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियर फैमिली है, झाड़ू पोछा भी आपको ही करना है, बच्चों को भी आपको ही रखना है, ठीक है ना। और आपको खाना आपको बनाना है और बाहर की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको पूरी करनी है। तो एक बात बताओ, काम का बर्डन किस में ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादा हो गया। लेकिन ज्वाइंट फैमिलीज में आधे पौने घंटे में अपना अपना काम सिलटा के फिर दिन भर उनके पास बतौलेबाजी का काम रहता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि काम का बर्डन कम हो गया है किसमें, ज्वाइंट फैमिलीज में। यदि सेकंड आर्ग्यूमेंट को भी ढंग से पढ़ा जाए तो सेकंड आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि यस या नो निर्धारण नहीं करेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत होगा। जो यस या नो के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो डिसाइड करेगी कि आर्ग्यूमेंट तुम्हारा सही होगा या फिर ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा गलत होगा। यहाँ पे आंसर है, दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। कोई सा भी आर्ग्यूमेंट तुम्हारा गलत नहीं है, ठीक है। तो बताओ यस या नो से कोई फर्क पड़ा है क्या, यस या नो से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे मान लो मैंने एक सजेशन मांगा आप लोगों से, क्या 9th क्लास तक पेपर नहीं होने चाहिए। देखो एक बात बताओ, क्या 9th क्लास तक एग्जाम नहीं होने चाहिए। अब देखो गर्दन मत लाओ, अपनी तरफ से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करूंगा क्योंकि आपको अपना कोई भी सजेशन नहीं देना है, ठीक है ना। हमसे तो सजेशन मांगा है कि क्या 9th क्लास तक एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो हमें नहीं पता एग्जाम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। हमें तो जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है वो पढ़ना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या दिया है कि हाँ, 9th क्लास तक एग्जाम नहीं होने चाहिए, इससे बच्चों को अपनी हॉबीज को पूरा करने का प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। अब एक बात बताओ, अभी आपने देखा होगा हमारे घर में जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा बिजी है। बेचारे सुबह 6 बजे उठते हैं, 6:30 7 बजे स्कूल की बस आ जाती है, तो बस में पटक दिया उनको, ठीक है ना। तो एक बार तो 1:30 2 बजे तक वो बस उनको स्कूल में टॉर्चर करते रहते हैं। 2:30 बजे बस उठा के और 3 बजे घर पे लाके पटक देगी। 3 साढ़े 3 पर हल्का फुल्का उनको तैयार व्यार नाश्ता वास्ता करा के ट्यूशन वाला मास्टर आ जाएगा, तो 3:30 4 बजे से और 4 से लेके 6 बजे तक ट्यूशन वाला मास्टर टॉर्चर करेगा उनको। 6 बजे बाद पार्क में एक आध घंटे का टाइम हो जाएगा, खेलने जाएंगे। 7 बजे पापा जी फ्री हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़ाने होमवर्क करना है वो करना है। 8 9 बजे मम्मी जी फ्री हो जाती है, वो होमवर्क कराएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 9 10 बजे जब नन्ही सी जान है सो जाएगा, और नहीं सोएगा तो कूट पीट के सुला दिया जाएगा। क्योंकि बताओ कितने बजे जगना है उसको, 6 बजे जगना है। अब एक बात बताओ, इस पूरी टाइम ड्यूरेशन में कहीं बच्चे को समाज से जुड़ने का टाइम मिला क्या, अपनी हॉबीज को पूरा करने का टाइम मिला है क्या, नहीं। आपने देखा होगा
कि मंडे से लेके सैटरडे तक बच्चे को लात घुसा दे के जगाना पड़ता है, लेकिन संडे को बच्चा अपने आप ही 5 बजे जगकर और पार्क में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वेट रहता है कि संडे को मैं अपनी हॉबीज को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करूंगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो एक बात बताओ, यदि 9th क्लास तक एग्जाम ही नहीं होंगे तो उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, और जब उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है, वो अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाएगा। किसके बेस पर है? ये आपका फैक्ट के बेस पर है। आर्ग्यूमेंट कैसा है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। लेकिन सेकंड आर्ग्यूमेंट इसकी जगह पे आपको क्या दिया है कि नहीं, आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। यदि 9वीं क्लास तक पेपर ही नहीं होंगे तो बच्चा कंपटीशन की भावना से दूर चला जाएगा। अगर इस बात को भी देखा जाए तो ये बात भी किसके हिसाब से सही है? फैक्ट के हिसाब से सही है कि आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। यदि आप बच्चे में स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की भावना क्रिएट नहीं करोगे तो वो बच्चा आगे जाके किसी भी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये आर्ग्यूमेंट भी किसके हिसाब से दिया है? फैक्ट के हिसाब से दिया है। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो फैक्ट के हिसाब से दिया जाए वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि हम यस या नो से सिर्फ निर्धारण नहीं कर सकते कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम्हारा सही होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम्हारा गलत होगा। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, ठीक है ना? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस के ध्यान में देख दिया जाए वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे? मान लो पिछले, जैसे मान लो हम कभी कभी परेशान हो, मान लो घर गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं आती है इंसान के सामने, ठीक है ना, कैरियर का उतार चढ़ाव आता है, कुछ चीजें आती है, तो इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है। और जब इंसान परेशान हो जाता है ना तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाता है, उनको अपनी परेशानी बताता है। अब बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि देख बेटा, ये समस्या हमारे सामने भी आई थी, लेकिन हमने इन समस्याओं का समाधान इस तरीके से किया था। वो क्या करते हैं कि वो हमें प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने एग्जांपल्स लेते हैं कि देख, जो महाराणा प्रताप है वो 20 बार युद्ध हार गया था, लेकिन 21 बार में उसने क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है? महाराणा प्रताप वगैरह का। अभी तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल बेस्ड तो आप पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल बेस का मतलब है कि जो आपने 100-200 साल पहले की, सॉरी, जो कंपैरिजन बेस्ड का मतलब है कि आप पिछले पर्सन की तुलना आज के समय से कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, एक्सपीरियंस बेस का मतलब क्या है कि उसका एक्सपीरियंस बता रहे हो आप लोग, ठीक है ना, कि जो काम उसने किया था यदि वही काम तू करेगा तो तू हो सकता है क्या हो जाए? सफल हो जाए, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, दादाजी हमें क्या करते हैं? पूरी तरीके से काउंसलिंग देते हैं। मान लो हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमें मेडिसिन थोड़ी ना देता है। साइकिलिस्ट जनरली क्या करता है? हमारी काउंसलिंग लेता है। काउंसलिंग में नए नए एग्जांपल्स देता है जिससे हमारे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन की भावना क्रिएट होती है, और हम उस डिप्रेशन वाली समस्या से कहीं ना कहीं ऐसे जाते जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो भैया एक बात बताओ, किसके हिसाब से है? पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के दिया जाए वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। बेस्ड ऑन हिस्ट्रीज, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो हिस्ट्री को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो हिस्टोरिकल बुक्स, रामायण हो गई, गीता हो गई, ठीक है ना, मान लो, और आपके पास बाइबल हो गई, कुरान हो गई, ठीक है ना, ये आपके पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो हिस्टोरिकल बुक्स को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो नॉवेल्स को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा आर्ग्यूमेंट कैसा होगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो प्रैक्टिकल थिंग्स को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो प्रैक्टिकल हो, वो आर्ग्यूमेंट भी कैसा होगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज बड़े ढंग से पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन तो आसानी से सॉल्व कर दिया था, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हो सकता है आपके सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हो जाए? गलत हो जाए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है। तो भगवान का नाम लेके एक बार हम लोग पहला क्वेश्चन क्या करें? स्टार्ट करें। आप लोग बताओगे कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम्हारा सही होगा और कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम्हारा गलत होगा। स्टार्ट करें। लाओ कनिका, मेरी वाली सीट किसके पास थी कल वाली? अच्छा, कल नहीं आई है क्या? हाँ, यही दो मुझे। इसकी फोटो खींच लो आप एक बार, पहले पेज की, दूसरे पेज की। हनीसा मेरी शुभ चिंता कैसे रखती है वो एक्स्ट्रा? रोटी रखने के लिए। तो पैसे वसूल कर रही हो।
बस इतने हो पाएंगे, सफिशियंट। देखो सुनो, ऑप्शन तो तुम्हारे पास वो यूनिवर्सल ऑप्शन है जो ऑप्शन में आते हैं कि पहला आंसर आपको तब देना है जब पहला स्ट्रॉन्ग है, सेकंड आंसर आपको तब देना है जब सेकंड स्ट्रॉन्ग है, थर्ड आइदर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रॉन्ग है, फोर्थ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग है, और फिफ्थ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। अब सुनो आपके पास कंडीशन क्या है। देखो एक चीज और ध्यान रखना आपको, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो समाज के हित को ध्यान में रख के दिया जाए, जो समाज के लिए कैसा हो, प्रॉफिटेबल हो, वो आर्ग्यूमेंट भी कैसा होगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है ना। हाँ ये ऑल हटा दिया, ठीक है ना, ऑल तो सभी में आएगा, तो ऑल को तो हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा देखो सुनो, पहला हमारे पास दिया है, शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन द सिटीज बी शिफ्टेड टू द आउटसाइड फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। देखो आपके पास कंडीशन, अरे तुम लोग बातचीत मत करो आप लोग, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है, क्या शहर की सारी फैक्ट्रियों को शहर से बाहर कहीं दूर क्या कर दिया जाना चाहिए, ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। अब देखो हम अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते, हमें जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या था कि जितनी भी शहर में फैक्ट्रीज हैं उनको शहर से बाहर दूर क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है ना। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें नहीं पता है, लेकिन आपके पास पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, पहला आर्ग्यूमेंट दिया है यस, दिस इज एन एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि शहर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का यह एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। तो एक बात बताओ, यदि फैक्ट्रीज रहेंगी तो सीधी सी बात है पॉल्यूशन भी होगा, और यदि फैक्ट्रीज को कहीं बाहर क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में कमी आएगी या नहीं आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी। किसके बेस पर है, लॉजिक के बेस पर है। और ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो लॉजिक को ध्यान में रख के दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। सेकंड दिया है नो, such a step will lead to lot of inconvenience to the employees of the factories and their families as well। नहीं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे उन फैक्ट्रियों के जो मजदूर हैं उनकी फैमिलीज को और मजदूरों को क्या होगी, ज्यादा समस्याएं क्रिएट होगी। अब एक बात, तो मजदूर फ्री में काम करते हैं क्या। मान लो आप ना बैंक पीओ बन जाओगे, मान लो आप ये थोड़ी कह सकते हो सरकार से, नहीं भैया देखो करवानी है तो मैं तो जयपुर में नौकरी करूंगा, इसके अलावा बाहर नहीं जाऊंगा, रख ले तेरी नौकरी को, ऐसे कहोगे क्या, नहीं। भैया सरकार की मर्जी है आपको केरल भेज दे, सरकार की मर्जी है आपको बॉर्डर पे भेज दे, सरकार की मर्जी है आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दे, ठीक है, सरकार की मर्जी है आपको खत्म कर दे, दफन कर दे, ठीक है ना, कुछ भी कर सकती है सरकार। सरकार बदले में क्या दे रही है, पैसे दे रही है, फ्री में काम कर रहे हो क्या आप सरकार के लिए, नहीं। यदि सारी की सारी फैक्ट्रीज को बाहर शिफ्ट कर दोगे तो मजदूर भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब मजदूर बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो भैया फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं, तो उनको ऐसी कोई समस्याओं का समाधान, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे क्या, नहीं होगी। तो भैया सेकंड जो आर्गुमेंट है वो आपका बेतुका आर्गुमेंट है, तो सेकंड आर्गुमेंट तुम्हारा कैसा है, वीक आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट तुम्हारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, should there be no examination up to standard 9 in all the schools in the India। आपसे बोला है क्या भारत के स्कूलों में 9th क्लास तक एग्जाम नहीं होना चाहिए। देखो ये एग्जाम्पल मैं आपको हालांकि दे चुका हूं, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9th क्लास तक एग्जाम नहीं होना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, नो स्टूडेंट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन राइट फॉर यंग एज। देखो एक बात बताओ, पहला आपके पास क्या दिया है, नहीं, स्टूडेंट को छोटी उम्र से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। यदि छोटी उम्र से ही उनमें हम कंपटीशन की भावना क्रिएट नहीं करेंगे तो वो आगे जाके क्या नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पहला आर्गुमेंट कैसा है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि उनको कम उम्र से ही पेपर देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। हाँ जी, क्या बोल रही हो, नहीं आपके पास दिया है नो, स्टूडेंट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम यंग एज। आपके पास कंडीशन नहीं, छात्रों को छोटी उम्र से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। बात कैसी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अब चीजें लगा सकते हैं कि भैया छोटी उम्र से ही उनको परीक्षा डालने की भावना क्रिएट नहीं करोगी तो वो आगे जाके किसी भी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है, तुम्हारा फैक्ट के बेस पर है, पहला आर्ग्यूमेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकंड आपके पास दिया है यस, दिस विल हेल्प स्टूडेंट टू थिंक लिटरली एंड अचीव देन क्रिएटिव परस्यूट। आपके पास कंडीशन दे रखी है कि इससे छात्रों को अपने हॉबीज को पूरा करने का और अपनी
पारस्परिक सोचने का क्या मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। तो सेकंड आर्गुमेंट भी अपनी जगह पे कैसा है, सही है। दोनों के दोनों आर्गुमेंट कैसे हैं तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तीसरा आपके पास दिया है, शुड देयर बी अ ओनली यूनिफॉर्म रेट ऑफ इनकम टैक्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। क्या इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो एक जैसा होना चाहिए, भले इनकम कुछ भी हो। देखो आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या इनकम टैक्स स्लैब को सेम कर दिया जाना चाहिए, भले इनकम का लेवल कुछ भी हो। मान लो मैं 10 लाख रुपए साल कमा रहा हूं, तो मैं भी 10 रुपए टैक्स दूंगा। आप लोग मान लो 50 लाख रुपए साल कमा रहे हो, तो आप भी 10 रुपए टैक्स दोगे। कोई आदमी है जो 50 लाख करोड़ रुपए साल कमा रहा है, तो वो भी सेम टैक्स देगा। तो एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जितना इस देश में 98% टैक्स देते हैं लोग बाग, उतना 2% पर्सन टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो 98 इज इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर है, 2% के बराबर। यदि भारत में टैक्स 2% के हिसाब से हो जाए तो हमारा तो जीना ही बेकार है, ठीक है ना। क्योंकि वो 50 लाख करोड़ रुपए 10% टैक्स दे देंगे तो कितना रुपए देंगे, मान लो वो दे देंगे 50 लाख रुपए, या फिर मान लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, या फिर 5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन एक बात बताओ, 5 लाख करोड़ रुपए हमारी तो पूरी जिंदगी भर की इनकम नहीं है, इतना टैक्स दे सकते हैं कि हम लोग, नहीं। या फिर हम 10 रुपए टैक्स देंगे, तो एक बात तो उन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि इनकम टैक्स स्लैब बराबर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में अपनी तरफ से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ भी कहना चाहूँ तो वो पर्सनल परसेप्शन की बेस पर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है कि भैया आपको सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद चेक करना है कि सही बात है या गलत बात है। पहला क्या दिया है, yes this will substantially reduce the work of the officials of the income tax department। हाँ, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का काम काफी हद तक कम हो जाएगा। एक बात बताओ, वो फ्री में काम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। काम कम करने के लिए आप ऐसा ड्रेस्टिक स्टेप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है तुम्हारा, वीक आर्ग्यूमेंट है। सेकंड आपके पास दिया है, दिस विल रिड्यूस गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। नहीं, इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू काफी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया बिल्कुल कम हो जाएगा, अगर आप इस चीज को ढंग से सोचोगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो लॉजिक के बेस पर दिया है, क्योंकि यदि टैक्स 98% के हिसाब से लगाओगे तो 2% को 98% के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो बहुत ही कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ टैक्स रेवेन्यू कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लॉजिक के बिहाफ पर दिया है। और ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो लॉजिक के बिहाफ पर दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा तुम्हारा, वीक आर्ग्यू सॉरी कैसा होगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। तो आंसर है पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा कैसा है तुम्हारा, सही है। फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर चेक करो फटाफट, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा। शुड देयर बी ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्या भारत में केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अब हमें नहीं पता होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला हमारे पास क्या दिया है, यस इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज। एक बात बताओ, कंपैरिजन करवा दिया है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो मैं कह सकता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है कुछ और सिचुएशन हो, भारत में हो सकता है कुछ और सिचुएशन हो, दोनों की कंडीशन सेम हो सकती है क्या, नहीं। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो कंपैरिजन या एग्जांपल के बिहाफ पर दिया जाए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, वीक आर्ग्यूमेंट होगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो तुम्हारा कैसा हो गया है, वीक हो गया है। सेकंड आपके पास क्या दिया है, नो इंडियन इलेक्ट्रोड आर नॉट मैच्योर टू सेलेक्ट बिटवीन ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ जी, जो भारतीय मतदाता हैं वो केवल दो पार्टी से चुनाव करवाने के लिए आप ये कह लो कैपेबल नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या हमें किसी भी पर्सन की, या मैं मान लो इंडियन वोटर्स की बात करूं, उनकी प्रोस और कॉन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, नहीं। क्या आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि भैया दो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास होंगी ना, तो हम दोनों में से कोई चुनाव नहीं कर पाएंगे, हमें तो ज्यादा पार्टी चाहिए, ऐसा कुछ कह सकते हो क्या, नहीं। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह पे कैसा है, गलत आर्ग्यूमेंट है। दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट तुम्हारे कैसे हैं, वीक आर्ग्यूमेंट है। दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट वीक कैसे हैं, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। फिफ्थ वाला चेक करो एक बार, फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा, फिफ्थ वाला पढ़ो, फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा। फिफ्थ नंबर चेक किया आप लोगों ने, या फिर कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने लग गए आप लोग। अरे कॉज एंड इफेक्ट वो तो बाद में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका आंसर देगी बताओ, ये लो ये पकड़। चलो एक बार बात कर लेते हैं, आपके पास क्या दिया है, शुड द सेल ऑफ टैबाकू प्रोडक्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ फ्यू आउटलेट इन ईच सिटी या टाउन। आपसे बोला है क्या
मान लो मैं जयपुर की बात करूं, आपसे बोला क्या जयपुर में जो तंबाकू है, मतलब जो गणेश अंबर जयंती वगैरह हो गई, ठीक है ना, वो कुछ एक दुकानों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। कुछ एक दुकानों तक मतलब क्या है कि जैसे सी स्कीम में सिर्फ एक दुकान फिक्स कर दी कि यहाँ पे आपको अंबर जयंती मिलेगी। मान लो लाल कोठी में एक दुकान फिक्स कर दी, आपको अंबर जयंती मिलेंगी। तो एक बात बताओ, एक तो आपके पास ऐसा है कि घर से बाहर निकले आपको काफी सारी तंबाकू की दुकान मिल जाएंगी। एक सिस्टम ऐसा है कि तंबाकू खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मान लो किसी को 1 रुपए की तंबाकू खरीदनी है तो 5 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? नहीं। कहीं ना कहीं कंजम्पशन में कमी आएगी या फिर नहीं आएगी? कहीं ना कहीं कंजम्पशन में कमी आएगी। किसके हिसाब से है? लॉजिक के हिसाब से। देख लेते हैं एक बार, अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कह सकते। पहला दिया है दिस विल सब्सटेंशियली रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ द टबाकू प्रोडक्ट। आपसे बोला है इससे तंबाकू प्रोडक्ट के कंजम्पशन में क्या आएगी? कमी आएगी। पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है? लॉजिक के बेस पर है। पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकंड दिया है नहीं, दोज हु वांट टू परचेज तंबाकू प्रोडक्ट शुड गेट देम एट कन्वीनियंट लोकेशंस। नहीं, जो तंबाकू खाना चाहते हैं उनको होम डिलीवरी की सहायता से घर पर भिजवा दो। ये आर्ग्यूमेंट कैसा है तुम्हारा? वीक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट में से पहला तो सही है, लेकिन दूसरा कैसा है तुम्हारा? वीक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड कैसा है तुम्हारा? वीक है। 6 नंबर चेक करो एक बार। 6 नंबर तो हालांकि मैंने बता दिया था। शुड द मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप। अरे एग्जाम मिट गया इसमें से, ठीक है ना, लिख लेना आप लोग। शुड द मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या एग्जामिनेशन के मेजर पार्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप का बना देना चाहिए? पहला दिया है नो, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस। हाँ जी, एक बात बताओ, आपके पास है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से किसी भी पर्सन की एबिलिटी का पता नहीं लग पाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है? और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जय माता दी लगा दिया, इसमें किसी भी पर्सन की एबिलिटी का पता लगा है क्या? नहीं। लेकिन यदि आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा तो डेस्क्रिप्टिव में जय माता दी लिख सकते हो क्या? नहीं, उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आप बैंक का पेपर देने जाते हो और आप लोग कॉलेज का पेपर लिखते हो, तो भैया कॉलेज का पेपर लिखने के लिए आपको 2-4 दिन पहले पढ़ना पड़ता है। सीरीज पढ़ते हो, मुझे पता है आप लोग, ठीक है ना, सीरीज पढ़ के पेपर देते हो, नहीं पढ़ते हो कि सीरीज? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आपको दिमाग देते होंगे, स्टार्टिंग से 2 लाइन मिला दो, लास्ट की 2 लाइन मिला दो, बीच में जय माता दी लिख दो। अच्छा, ऐसा भी है क्या? नहीं, तो पढ़ते हो क्या वास्तविकता में तुम लोग? अच्छा देखो सुनो, एक बात बताओ, किसी भी पर्सन की एबिलिटी का ऑब्जेक्टिव से ज्यादा पता लगता है सब्जेक्टिव से ज्यादा पता लगता है? सब्जेक्टिव से, ठीक है ना। डेस्क्रिप्टिव वाला पेपर है उससे किसी पर्सन की एबिलिटी का ज्यादा पता लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से इतना ज्यादा पता नहीं लगता है। तो पहला हमारे पास क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर से किसी भी पर्सन की एबिलिटी का जनरली पता नहीं लग पाता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट कैसा है? जनरली सही है तुम्हारा, ठीक है। सेकंड आपके पास दिया है 10, दिस इज द बेस्ट मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड, एक बात बताओ, मैंने बोला था जिस आर्ग्यूमेंट में कौन सा वर्ड आ जाए? बेस्ट वर्ड आ जाए, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा होगा? वीक आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसमें आपको बेस्ट वर्ड दिया है, तो जहां पे बेस्ट वर्ड आ जाए वो आर्ग्यूमेंट कैसा है तुम्हारा? वीक आर्ग्यूमेंट है। कर लोगे? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिए जाए तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे? या फिर 2 4 5 क्वेश्चन और किए जाए? 2 3 और करें? हाँ, कुछ भी कर लो, मर जाने तो है। हाँ जी, 2 4 और करें या फिर छोड़े अगले चैप्टर की तरफ चले? अच्छा, नया टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है ना। तो इनको एक बार घर पे देख लेना, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आए वो देख लेना, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बिना इनको पढ़े किसी भी पेपर को पास नहीं कर सकते आप लोग। चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सिविल का हो, कोई सा भी, चाहे चपड़ासी का हो, ठीक है ना। कैसा भी पेपर हो, बिना इनको पढ़े पेपर पास नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी सिर्फ आपकी तरफ से सर अगला टॉपिक पढ़ाओ। मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का टॉपिक है, लेकिन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है।